हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं पीटीटी और वनपाल वनरक्षक के लिए सामान्य ज्ञान अपनी जो सीरीज चल रही है मेरे दोस्तों, और ये सीरीज का भाग संख्या 26 है। और मैं आपको रूबरू करवा लूं कि भाई आज अपना संविधान भी कंप्लीट हो गया है। क्या आज अपना राष्ट्रपति होने वाला। दोस्तों, अगर राष्ट्रपति से संबंधित आपको जो भी जानकारी है, और यहाँ पर मैंने इजी वे से क्वेश्चन बनाए दोस्तों, है ना। वैसे देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं और काफ़ी क्वेश्चन थोड़े से एडिट करके इजी वे से बनाए हैं, जैसे कि आपको आसानी से समझ भी आ जाएंगे और ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात भी नहीं रहेगी। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाने वाले हैं, अगर पूछे भी गए ना तो इसी लेवल के हिसाब से। क्लियर। चलो, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। वैसे आपसे बता दूं कि आप अगर स्टार्ट से जुड़ रहे हैं तो भाई लास्ट तक भी बने रहना आपका कर्तव्य बनता है ना। मैंने तो कभी क्लास को बीच में नहीं छोड़ा, आप क्यों छोड़ रहे साहब, है कि नहीं। गलती है कि नहीं, गलती है तो भाई स्वीकार करो और अपनी क्लास को कंप्लीट देखा करो, अगर क्लिक करते हैं तो। जी, नंबर 721 आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है। देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है ना, वो अपना प्रधानमंत्री होता है क्या। बिल्कुल नहीं साहब। तो भारतीय सरकार का मुख्य सचिव, भारत सरकार का मुख्य सचिव, या फिर अपना राष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री। दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा यहाँ पे। कौन से ऑप्शन को, सी ऑप्शन को। ये भारतीय संविधान आर्टिकल कौन सा, बोले सर आर्टिकल तो सर याद तो नहीं है, तो ध्यान रखना 53(1) के अनुसार दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ना किस में निहित होती है, बोले सर राष्ट्रपति में निहित होती है। और इसका जो प्रयोग जो है ना वो संविधान के अनुसार जो है ना राष्ट्रपति स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे फिलहाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति जो है ना ये किसका पदेन अध्यक्ष है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, समझ गए ना। तो राज्यसभा का या लोकसभा का या योजना आयोग का या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का। दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना आसान है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और भाई ये आपको आंसर भी बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर। और दोस्तों, अगर बात की जाए इसके बारे में, सही आंसर अपना ए ऑप्शन होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, है ना। आपसे मैं पूछ लूं कि वो उपराष्ट्रपति है, पदेन, देखिए अब राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, अब ये बता दो कि भाई राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, अगर ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन में ना देके वर्तमान का राज्यसभा का अध्यक्ष दे दे या फिर उपराष्ट्रपति का नाम दे दे, तो दोस्तों राइट आंसर आपको क्या करना होगा, 2017 से जो है ना अभी तक बने हुए जिनका नाम है वेंकैया नायडू दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। जैसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष या फिर 37 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वो 35 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका होता है। बी ऑप्शन पूरी कर ली हो उसने। या फिर दोस्तों, अगर बात की जाए इसके बारे में और चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। इनमें से किसने जो है 2 पूर्ण अवधियों तक, मतलब कि जो जैसे 5 साल का कार्यकाल होता तो उसको पूर्ण रूप से किसने संभाला था दोस्तों, और वो भी लगातार। दोस्तों, राइट आंसर, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। शिक्षक दिवस के रूप में जो अपन मनाते हैं वही मेरे दोस्तों शिक्षक गुरु एस राधाकृष्णन, है ना। ए ऑप्शन के साथ लॉक होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कब से कब तक, ये 1952 से लेकर दोस्तों 1952 से 1957 तक रहे थे पहले, तो पहली बार। तो दूसरी बार रहे 1957 से लेकर 1962 तक रहे थे। तो भैया 2 बार तो ये पूर्णकालिक, मतलब कि अपने पूर्ण अवधि के रूप में ये रहे थे, है ना। और 1962 से 67 तक तो भाई साहब ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे, है ना। तो कितनी जो है फैक्ट की बात है, बिल्कुल ध्यान रखियो। अगला प्रश्न है कि भी राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए
कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 10, 12 या 14? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 14 हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है साहब, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का जो राष्ट्रपति है ना, ये किसका एक अभिन्न भाग है? तो भाई ए ऑप्शन संसद, या बी लोकसभा, या राज्यसभा, या फिर मंत्रिपरिषद। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है, अभिन्न भाग है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? 79 है। आर्टिकल 79 में ये हमें सब कुछ वर्णित मिल जाता है। चलो साहब, और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा पर रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है ना, किसकी इच्छा पर रहने तक, इच्छा रहने पर, किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे अपना राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, चलिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर 729 का? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, मतलब कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है इनमें से? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल घोषित करना, या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। तो देखिए, मतलब भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय, मतलब कि अपने विवेक अधिकार से जो इसके अंतर्गत जो प्राप्त है ना, वो इसको केवल और केवल दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना? यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्तों अगर इसकी बात की जाए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत? तो भैया 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 75(1) है ना। चलिए 730, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 730 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो भैया 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 6 वर्ष की अवधि के लिए। राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बोले सर, ठीक है 6 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, और ये सब कुछ कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 80 के तहत, 80 में 1 के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर अपना यहाँ पर भी बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, 12 हो जाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है 732, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्न में से किसको संबोधित करेगा? यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्न में से किसको संबोधित करेगा? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति होगा, या उपाध्यक्ष, या फिर अपना प्रधानमंत्री, या फिर मंत्रिमंडल। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह त्याग पत्र निम्न में से किसको संबोधित करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा दोस्तों। और ये संविधान के अनुच्छेद 94B के तहत जो है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख जो है, अपने जो भी है लेख, अपने पद त्याग जो है इसको प्रदान करता है। जी बिल्कुल, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर अपना राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा अपना, वित्तीय आयोग। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार जो है ना ये दोस्तों ये प्रावधान रखे गए, इसमें काफ़ी प्रावधान है, आगे और भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है,
पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? देखिए दोस्तों, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950 में या 1951 में या फिर 1952 में या फिर 1955 में। 1950, 1951, 1952, 1954 पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? और आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों। 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग, आप सबको जानकारी होगी इन सभी के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है अध्यक्ष कौन है ये भी आपको अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा। 1950 में, या इसका राइट आंसर दोस्तों होगा इसका राइट आंसर अपना है ना 19 ऑप्शन 1951 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी शानदार है, ध्यान रखना, ठीक। पहले वित्त आयोग का गठन ये या 1951 में हुआ था, हाँ ध्यान रखियो, बिल्कुल सही है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? दोस्तों 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष या फिर कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो भैया हर 5 वर्ष के बाद में की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ये लो बता दीजिएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है साहब? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग की नियुक्ति दोस्तों, उससे संबंधित जो सदस्य होते हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री नहीं करता, प्रधानमंत्री नहीं करता, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं करता, तो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति ही होगा अपना राइट आंसर, डी ऑप्शन। चलिए नंबर 737 आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ज़रा ध्यान देना, ध्यान दे दीजिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक जो होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या वित्त मंत्री। दोस्तों ये अनुच्छेद 267 एक जो है ना, ये आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान ही करता है। तो 267 जो है किसके लिए दोस्तों? भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उस किसके तहत? 267 के तहत। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। और आर्टिकल की बात करूं मैं आपसे, आर्टिकल की 316 एक आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन सलाह किससे ली जाती है? भैया प्रधानमंत्री से सलाह, मतलब कि सलाह जरूर ली जाती है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉक हो जाएगा भैया। ये क्वेश्चन भी लाजवाब था। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भाई ये बताना है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्यमंत्री, या भारत का राष्ट्रपति, या फिर संघ का विधि मंत्री, या फिर भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों मैं आपको जल्द ही जो है 5-6 दिन में आपको एक क्लास देने वाला हूँ, उसमें कौन कहाँ और कैसे, कौन कहाँ और कैसे, ठीक है, और कौन कहाँ कैसे। और दोस्तों अगर बात की जाए तो कैसे ये वीडियो होगी आपकी, जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्य सचिव, और मतलब कि ये सारे के सारे, थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्तमान पर निर्भर रहने वाले, और वहाँ से आपके 2-3 प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेंगे, चाहे आप पीटीटी का देने वाले हैं, चाहे आप है जो वनपाल वन रक्षक का देने वाले, या फिर जिस भी परीक्षा की अभी देने वाले, तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और दोस्तों वो फोटो सहित क्वेश्चन होने वाले, आपको नोट भी करने हैं, और 5-6 दिन में आपके लिए वो क्लास मतलब कि बनाने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि 3 दिन तो लगेंगे उस क्लास को बनाने में, है ना। तो बिल्कुल वो क्वेश्चन काफ़ी होंगे, जो मतलब कि पहले, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले सेनाध्यक्ष और अब कौन है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले। तो भाई फोटो सहित आएंगे, तो आपको नोट भी करने हैं और आपको तैयार भी रहना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बोलते राष्ट्रपति। कौन, और अगर बात की जाए कि भाई कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76(1) के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इनमें से कौन से राष्ट्रपति थे 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? एस राधाकृष्णन, के आर नारायण,
नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो भाई अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे, भारत के वे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद कह लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह लो। दोस्तों ये 26 जनवरी, दोस्तों ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे थे। 1950 से 1962 आप याद रख ही सकते हैं। इस कार्यकालों में 3 कार्यकाल इनके रहे थे वैसे, और जिन्होंने प्रथम बार तो वैसे है ना, ये पहली बार तो आपको याद हो तो संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते ये राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है सर, और आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करेंगे। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठ चीफ या फिर राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का, देखिए दोस्तों, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, वो कौन होता है? तीनों सेवाओं में वरिष्ठतम चीफ, ऐसा नहीं है दोस्तों। राइट आंसर अपना डी ऑप्शन ही होगा, राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन दोस्तों सही बताऊं ना, वन रक्षक एग्जाम में भी पूछा गया है और काफ़ी भाई बहनों ने उसको गलत भी करके आए थे। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी पुराने पेपर की 3 महीने पहले, उसमें भी काफ़ी ने लिखा था कि सर राष्ट्रपति नहीं होगा, तो भाई कौन सा होगा? फिलहाल यहाँ पे अपना डी ऑप्शन ही होगा। भारत का उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासनाध्यक्ष। तो भारत का उपराष्ट्रपति तो भैया वही होंगे, राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होगा। ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों नियुक्त किए जाने के बाद जो है ना, ये जो है मेरे दोस्तों, अगर बात की जाए पदेनाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चलो साहब नेक्स्ट है, निम्न में से वे व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्विरोध चुने गए थे, चुनाव हुआ ही नहीं। तो देखिए निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे, और राजेंद्र प्रसाद कुल 3 बार रहे थे। ठीक है, और डॉक्टर एन संजीव रेड्डी की बात करें तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। दोस्तों इनका कार्यकाल रहा था जुलाई 1977 से लेकर जुलाई 1982 तक रहा था। क्लियर है? अच्छा सा क्वेश्चन लॉक कर देना। मतलब कि डेट दोस्तों मैं कंफर्म नहीं बता सकता, आई थिंक 25 जुलाई है। ठीक है, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था डॉक्टर संजीव रेड्डी का, और ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। हो गया कल्याण। चलो क्या हो जाएगा राइट आंसर 744 का? देखिए भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था और हार गए थे? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत या बी और सी दोनों? तो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत, जो कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे और 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में ये 2007 में लड़े थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जीती थी। तो भैया सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और अगला प्रश्न आप किस करेंगे? भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है? अराजनीतिक, वो राजनीति में गए भी नहीं थे भैया। अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे, भारत के मिसाइल मैन। दोस्तों इनका कार्यकाल कितना रहा था? इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रहा था भैया। इनका कार्यकाल शांतिपूर्वक रहा था, मूलतः परमाणु वैज्ञानिक भी थे। चलो तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, मैंने बता दिया आपको 2002 से 2007 तक के लिए रहे थे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है? कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं भैया? 352, 356, 360, 361। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? और दोस्तों इसमें 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषणा कर सकते हैं, है ना? तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद या कह लो आर्टिकल 352 के तहत जो है ये सब कुछ
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी दोस्तों? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1962। देखिए, आंतरिक अव्यवस्था के कारण जो आपात की स्थिति घोषित की थी ना, वो 1975 में की थी दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अपने राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रपति जो दोस्तों शासन लगा था वो अपने क्या नाम है उनका, आधुनिक निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय लगा था। चलो सर, 1967 में ना। चलिए अगला है 748 नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या जा रहा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? जो राष्ट्रपति है ना, अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है दोस्तों। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अनुच्छेद 56(1) के तहत जो है ना, ये सब कुछ मतलब त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? एक तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, और एक प्रश्न पूछा गया कि भाई यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा। दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो बात तो वही हो जाएगी, उपराष्ट्रपति को दोस्तों करेगा, है ना, प्रस्तुत या फिर संबोधित। 750 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग के अध्यक्ष या वित्त आयोग का गठन, थल सेना अध्यक्ष। दोस्तों नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में किसकी नहीं है? तो विधानसभा अध्यक्ष ये नहीं है, बाकी तीनों है दोस्तों, है ना, बाकी तीनों है। राइट आंसर अपना हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं? सॉरी, वो तो अपना हो गया अपना डी ऑप्शन ही होगा इसका। स्क्रीन अटक कैसे रही है? चलिए तो अब ये फाइनली आपको स्क्रीन दिख रही है ना। 752 देखिएगा, ध्यान दे देना। 752 में ये कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? दोस्तों स्क्रीन भी हट गई, आई थिंक ये हो सकता है ये 751 नंबर स्लाइड भी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई ना, एक क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा, क्या एक क्या 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर यहाँ पे तो हम सी ऑप्शन करेंगे, 35 ईयर, है ना, 35 ईयर का होने जरूरी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है कौन से संविधान से? दोस्तों यूएसए से ली गई है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है, या जो है अपना उल्लेख करता है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु है दोस्तों, इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु है, मतलब कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? और दोस्तों संविधान में भी संविधान 56 आर्टिकल 56(1) के तहत जो है अनुसार या तहत राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण की तारीख जो है ना 5 वर्ष की अवधि तक ही करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु की कोई सीमा तो नहीं रखी गई है भैया। राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, उसमें 5 वर्ष देर का है, लेकिन अगर 5 वर्ष भी इसमें दिया होता ना तो बात ही बनती, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है ना कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राइट आंसर अपना हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कि राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों दोनों सदनों का। ठीक है, और ये आर्टिकल 108 के अनुबंध में है। ठीक है,
और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न 756 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। ये मैंने आपको अभी बता दिया और एक क्वेश्चन भी आ गया है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भैया अपना राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों। आज अपने 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पड़े हैं, वैसे 7 क्या 2 क्वेश्चन कट गए हैं, एक भी पहले स्क्रीन मिस्टेक हो गई थी सबसे पहले, है ना। तो 757 में क्या पूछा जा रहा है? प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए, या फिर 3 साल के लिए? तो दोस्तों प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी ऑप्शन लॉक करेंगे भाई, अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। और ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत है? 356 के तहत। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मैं बताऊंगा। 2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वित्तीय आपात जो है ना, ये कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 महीने के लिए, या फिर 12 महीने के लिए, या फिर 24 महीने के लिए, या फिर कोई अधिकतम अवधि नहीं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आयोग दोस्तों, ये आपात है ना, वित्तीय आपात, ये अपने कोई अधिकतम अवधि नहीं है इसकी भी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? डी ऑप्शन को। ठीक है, और ये दोस्तों वित्तीय आपात जो है ना, ये वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है और आर्थिक संकट की स्थिति में लगाई जाती है। और ऐसा कहीं ना कहीं अब जो माहौल है ना, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन 360 आर्टिकल के तहत लगाई जाती है। अब मैंने आपसे यही पूछा कि भाई आपात जो है ना मेरे दोस्तों, क्या आप ये क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर बता दीजिएगा। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? इनमें से कौन सी आपात स्थिति भारत में जो है अभी तक एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति, या फिर अपने राज्य आपात स्थिति, या बाह्य आपात स्थिति, या वित्तीय आपात स्थिति? दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ना, क्या हो जाएगा? बोले सर आंतरिक आपात स्थिति एक बार लागू हुई थी। ये होती 1975 से लेकर 1977 तक हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये भारतीय इतिहास में 21 महीने का ये एक समय था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आंतरिक आपात की घोषणा की थी। दोस्तों ध्यान रखना, शानदार प्रश्न है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। ठीक है ना, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, ये रहा। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका आंसर देना है। और जिनको पता है ना कि सर हमें तो पता है कि कितने प्रकार है, अगर 4 प्रकार के हैं तो चारों के नाम लिखना, 3 प्रकार के हैं तो तीनों के नाम, 2 प्रकार के हैं तो दोनों के नाम। ठीक है, और अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन पढ़े अपने, तो समझ के होंगे आप कितने होंगे। चलिए तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्नेह और विश्वास इसी प्रकार राजस्थान क्लासेज पर बनाए रखें, और आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद, प्रेम पूर्वक आभार। इसी प्रकार आप अपनी क्लासेस के साथ बने रहेंगे, रेगुलरिटी के साथ बने रहेंगे, जिससे कि आपका जीके स्ट्रांग हो जाए आपकी तरह, है ना। चलिए दोस्तों आप सबका धन्यवाद।